Hellcat. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया था। आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो पहला अनुप्रयोग है वो है प्रकाशिक तंतु। अब प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं? देखो, प्रकाशिक तंतु एक कांच की बाल के आकार की एक पतली सी नली होती है। कांच की, लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर मोटाई, मतलब 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा। 10,000वां हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का लगभग 10,000वां हिस्सा वहां पर प्लेस करते हैं। ठीक है। अब उससे हम क्या करेंगे कि देखो, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित वह युक्ति है जिसका उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों को एक स्थान तक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जो ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। प्रकाशिक तंतु क्या है? एक कांच की पतली नली है। कांच की पतली नली है जिसका उपयोग किया जाता है ना। और इसका साइज लगभग एक बाल के आकार का होता है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। अब कैसे वर्किंग होती है? अब ये कांच की ही क्यों प्रयुक्त की जाती है ये भी समझो। कांच का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा होता है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो गई उसमें सघनता ज्यादा होगी। तो अंदर का माध्यम सघन करने के लिए और बाहर का माध्यम विरल करने के लिए इसमें कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब कांच को बाहरी आवरण से खतरा भी है, तो कांच को बाहरी आवरण से बचाने के लिए इसके ऊपर आच्छाद चढ़ाते हैं। आच्छाद थोड़ा कठिन शब्द है, इसको इंग्लिश में क्लेडिंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें निकल के आ रही है। म्यू ज्यादा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि माध्यम सघन हो। अब माध्यम सघन क्यों करना है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब हमने पढ़ा था वहां पर मैंने आपको समझाया था कि ऊपर अगर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, ये प्रकाश किरण आई, ये तभी पूर्ण आंतरिक यहाँ से परावर्तित होगी जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाए और आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो। आई की वैल्यू IC से बड़ी हो और लाइट रे सघन से विरल जा रही हो, तो इस परिस्थिति में ये वाली घटना देखने को मिलती है। तो वो यहाँ पर होगा। देखो, बाहर तो वायु है, अंदर कांच है, जो लाइट रे अंदर प्रवेश की, अभी तो विरल से सघन जा रही है, अविलंब की ओर झुकेगी, झुक गई। अब देखो, जब यहाँ पर आपतित हुई, यहाँ पर जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। और चूंकि अंदर कौन सा माध्यम है? कांच। बाहर कौन सा माध्यम है? वायु। तो ये कहां से कहां जा रही है? सघन से विरल जा रही है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक वही घटना यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर भी इस प्रकार व्यवस्था की जाती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो और प्रकाश किरण सघन से विरल तो जा ही रही है, तो वो आगे नहीं जाएगी, इसी माध्यम में फिर से परावर्तित हो जाएगी, ये उसी माध्यम में फिर से परावर्तित हो जाएगी, उसी माध्यम में फिर से परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार उन प्रकाश सिग्नलों को जहां तक पहुंचना है वहां वो पहुंच जाएंगे, अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है। ये उसके पीछे की वर्किंग होती है। अब कुछ चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। तीव्रता में कमी। जब प्रकाश सिग्नलों को प्रकाशिक तंतु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आती। वो जिस इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर थे उसी इंटेंसिटी के लास्ट में ही प्राप्त होते हैं। प्रकाशिक तंतुओं के बंडल किसी भी एक प्रकाशिक तंतु से नहीं भेजा जा सकता, बहुत सारे लगते हैं, बहुत सारी वायर्स रहती हैं ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि इमेज पहुंचाने के लिए एक अकेली काफी नहीं है। उसे गुच्छ कहते हैं। ऊपर जो इमेज लगी होगी थंबनेल में, जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो सामने लगी रहती है, वहां पर आप देखना, एक इमेज मैंने लगाई हुई है, वहां पर आप देख रहे होंगे बहुत सारा पेयर है। ठीक है। क्रोड ये इनर पार्ट को बोलते हैं, जो कांच वाला मटेरियल है ना, वो वाले को क्रोड बोलते हैं। आच्छाद क्लेडिंग, बाहरी आवरण जो उसको बचाता है बाहरी वातावरण से। कांच या क्वार्टज का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो सघनता ज्यादा होगी, बाल के आकार का लगभग होता है। कहाँ का उपयोग देखने मिलता है? चिकित्सा कार्यों में, कैंसर के इलाज में, टेलीफोन तथा अन्य संचार तंतुओं में। और एक और चीज है कि विद्युत सिग्नलों को भी भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जा सकता है। पर दिक्कत यह है कि ऑप्टिकल सिग्नल को तो ट्रांसमिट नहीं करता, ये तो विद्युत सिग्नलों को ट्रांसमिट नहीं करता, ये तो ऑप्टिकल सिग्नलों को ट्रांसमिट करता है। तो क्या करते हैं, विद्युत सिग्नलों को ट्रांसड्यूसर की सहायता से पहले ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं।
तो ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होती है जो विद्युत सिग्नलों को प्रकाशिक सिग्नलों में बदलती है और फिर ये प्रकाशिक सिग्नल इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रकाशिक तंतु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद थ्योरी मतलब कार्यविधि और अनुप्रयोग, डिटेल में जो विंडो खुलेगी वहां पर आप देख सकते हो, पूरी थ्योरी लिखी हुई है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो वहां चलते हैं अब। सो यहाँ देखो वही सारी चीजें समझाई गई है जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी। ऊपर डेफिनेशन है, फिर संरचना है। क्रियाविधि में अगर आप देखोगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किरण तंतु के एक सिरे पर आपतित होती है तो आगे देखो लिखता है कि तंतु के अंदर ये किरण क्रोड़ व परिनिधान, परिनिधान मतलब वही क्लेडिंग, परिनिधान के सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। ये लगातार ये चीजें चलते जाएगी। देखो इस सीमा पृष्ठ पर किरण का आपतन कोण पुनः क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, जो सेकंड वाली सरफेस पे आई थी, है ना, अतः प्रकाश किरण पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगी, है ना। आगे देखो और क्या दिया हुआ है इसके बारे में। आगे ये बोला है कि इस प्रकार प्रकाश किरण बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए तंतु के दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है ना। अब यहीं पर आगे जाके और मिलता है कि जितना भी मोड़ कर रखा जाए इसके अंदर प्रकाश का संपूर्ण भाग पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। तो आप इसको इजिली कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बस इतना ही है, आगे यूजेस देखते हैं। तो देखो सबसे पहला यूज है प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में प्रकाश सिग्नलों को भेजने में। दूसरा है विद्युत सिग्नलों को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने तथा अभिग्रहण करने में। वो ये ट्रांसड्यूसर वाला जिसमें बदलते थे फिर भेजते थे, है ना। आगे देखते हैं। अगला है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में। और चौथा है शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में किया जाता है। तो इतना ही है, आप इसको प्रॉपर कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलिए ठीक है।